हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का इकोनॉमिक्स। तो क्लास 9 का इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। पहले हम समझ लेते हैं कि पालमपुर कोई रियल में गांव नहीं है दोस्तों, यह एक काल्पनिक गांव है। इसके माध्यम से हम लोग उत्पादन की मूलभूत अवधारणाएं, उत्पादन के कारक यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों को समझेंगे। तो आप लोग समझ गए कि पहला बात ये पालमपुर कोई सही में गांव नहीं है, यह एक काल्पनिक यानी कि काल्पनिक किया गया है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है उत्पादन के कारक यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि उत्पादन होता क्या है। किसी भी वस्तु को फैक्ट्री में निर्माण करना, उस प्रक्रिया को हम लोग उत्पादन कहते हैं। इसमें किसी भी कार को हम लोग तो अपने से बनाते नहीं है, किसी भी एक सीमित जगह में उसको फैक्ट्री लगाते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर ही कार का प्रोडक्शन होता है। वही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक। किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए मुख्य 4 कारक होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसमें से पहला है भूमि। भूमि उत्पादन का एक बहुत ही आवश्यक कारक है, क्योंकि बिना भूमि के हम लोग उत्पादन करना सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें किसी भी फैक्ट्री को लगाना है तो उसके लिए भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, तभी तो उस भूमि पर हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, फैक्ट्री स्थापित कर सकेंगे। तो भूमि के अंतर्गत आता है प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। ये एक स्थिर एवं सीमित कारक है, यह एक सीमित फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि भूमि भूमि को हम लोग बढ़ा नहीं सकते। पृथ्वी पर जितना भूमि है वो सीमित है, यह एक अनवकरणीय संसाधन है भूमि, इसे हम लोग बढ़ा नहीं सकते। दूसरा है श्रम यानी कि लेबर। श्रम यानी कि लेबर कहते हैं किसको, काम करने वाले लोग। इसमें शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों शामिल हैं। किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें व्यक्ति की जरूरत होती है, बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम लोग एक व्यक्ति से तो कर नहीं पाएंगे कोई भी काम, इसलिए हम लोग बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ती है। इसमें शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों शामिल होते हैं। इसमें कोई श्रम है, इसी कार्य को करने के लिए हमें शारीरिक बल ज्यादा चाहिए। जैसे मैं किसी ट्रक का टायर खोलना हो तो इसमें हम लोग शारीरिक श्रम ज्यादा उपयोग में आएगा, इसके लिए मजबूत व्यक्ति चाहिए। और मानसिक श्रम करते हैं, जैसे में हम लोग किसी कंप्यूटर से किसी काम को करना हो तो उसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी रहनी चाहिए, वो अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि वो मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। तीसरा हो गया भौतिक पूंजी यानी कि फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी और दूसरा कार्यशील यानी कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अस्थायी पूंजी क्या है, जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं तो इसमें अस्थायी पूंजी क्या है, ये हम टैब यूज कर रहे हैं, ये हम मार्कर यूज कर रहे हैं, ये एक अस्थायी पूंजी है। इसमें हम एक बार निवेश कर दिए यानी कि खर्च कर दिए तो इसे साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक ये बिना किसी कोई हमसे मतलब कि ये इसको मतलब कि काम करेगा, ये खराब नहीं होगा। वो हो गया, जैसे मैं बताएं औजार हो गया, मशीन, भवन जो कई वर्षों तक उपयोग होते हैं। जिसमें उत्पादन में हम लोग भवन का निर्माण करते हैं उत्पादन करने के लिए। तो भवन ये थोड़ी है कि हम लोग साल भर, साल, 1 साल में, 2 साल में बदल देते हैं। उसको हम लोग 10 साल, 20 साल, 50 साल भवन रहता है। वही हो गया फिक्स्ड कैपिटल। और कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या है, कच्चा माल, नगद पैसा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। यानी कि हम किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए कच्चा माल की जरूरत होती है। जैसे में हम एक कार ही बनाते हैं तो उसमें हमें लोहा की जरूरत पड़ती है, उसमें हम लोग को और बहुत सारी चीज को कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं। तो कच्चा माल कार्यशील पूंजी हो गया।
जिसको हम एक बार उपयोग कर दिए तो उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। और नकद पैसा, इसमें हम पैसा खर्च कर दिए तो पैसा फिर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए वो कार्यशील पूंजी हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। और इस चौथा कारक होता है मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इन चारों कारक में से सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, फैक्टर है, क्योंकि मानव पूंजी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग उत्पादन नहीं कर पाएंगे। मानव अगर जानेगा तभी तो वो किसी वस्तु का उत्पादन कर सकता है। इसमें ज्ञान, उद्यम, जो भूमि, कृषि और भौतिक पूंजी को एक साथ मिलाकर उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। अगर हमारे पास ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम लोग किसी कार्य का उत्पादन कैसे कर पाएंगे। इसलिए किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए मानव पूंजी बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग उत्पादन के चार कारक को देख लिए और इस चैप्टर में आगे है पालनपुर की कृषि गतिविधियां। यानी कि पालनपुर, जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये कुछ रियल में गांव नहीं है, ये एक काल्पनिक गांव है। तो उस काल्पनिक गांव के माध्यम से जानेंगे कि कृषि गतिविधि यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या होती है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पहला है भूमि की सीमा, जिसमें पालनपुर गांव के 75% लोग खेती पर निर्भर थे। इसमें पालनपुर गांव के जिसमें किसी गांव के 75% आजीविका खेती पर निर्भर है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां ज्यादा श्रम की जरूरत है और भूमि क्षेत्र स्थिर है और वहां ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। और दूसरा है बहुविधि फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं किसको, एक वर्ष में कृषि भूमि पर एक से अधिक फसल उगाना, ये बहुविधि फसल फसल प्रणाली कहते हैं। इसमें खरीफ में ज्वार बाजरा उगा देते हैं हम लोग, रबी में गेहूं उगाते हैं, आलू उगा देते हैं। एक ही सीजन के, इसमें इसका मतलब हुआ कि एक ही सीजन के अनुसार बहुत सारे फसलों का उगाना, बहुविधि फसल प्रणाली यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और तीसरा हो गया आधुनिक कृषि पद्धतियां, मॉडर्न फार्मिंग। इसमें कृषि को इसमें कृषि है तो कृषि में हम लोग बहुत पहले से जो सामान, औजार और बीज उपयोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे मतलब कि खराब होने लगती है, इसलिए हमें आधुनिक कृषि पद्धतियां की जरूरत पड़ती है। और आधुनिक कृषि पद्धतियां भारत की आजाद के बाद 1960 के दशक में हरित क्रांति चलाया गया। इसके दौरान HYV सीड्स यानी कि हाई उच्च उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया गया। क्योंकि भारत के लोग हैं जो मानसून पर ज्यादा निर्भर होते हैं, तो मानसून तो फिक्स नहीं है कि आ ही जाएगा, इसलिए हम लोग आधुनिक कृषि पद्धतियां में सिंचाई प्रणालियां, नलकूप का उपयोग किए। और ये हरित क्रांति आने के बाद भारत जो है अपने खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। इसमें पहले क्या होता था, भारत को अमेरिका से मंगाना पड़ता था खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए। तो हरित क्रांति के बाद भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन गया खाद्य उत्पादन में। और इसका तीसरा टॉपिक है पालनपुर की गैर कृषि गतिविधियां यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज। पालनपुर में नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पालनपुर के 75% लोग आजीविका खेती पर निर्भर थे, 75%, बाकी बचे 25% लोग। तो ये गैर कृषि गतिविधि यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटी में भी शामिल थे, जिसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर आ गया डेयरी, दूध को पास के बड़े गांव या शहर में पहुंचाना डेयरी के माध्यम से। दूसरा हो गया छोटे पैमाने पर निर्माण, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, गुड़ बनाने की इकाइयां आदि। दुकानदारी, गांव के सामान वस्तुएं, चाय, चीनी, तेल, स्टेशनरी की दुकानें। चौथा हो गया परिवहन, इसके अंतर्गत आता है रिक्शा, टांगा, ट्रैक्टर, ट्रक, जो हमें सेवा प्रदान करती है। तो हम लोग देख चुके हैं इस चैप्टर में, आइए कुछ इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं।
MCQ क्या बोल रहा है चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर में? हरित क्रांति ने भारत के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन इसने पर्यावरण और मृदा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। व्याख्या कीजिए। हाँ, जैसे में हरित क्रांति था, वो भारत को पूर्णतः खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तो कर दिया, पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े थे भारत में। इसमें क्या हुआ था? H/V बीजों के रासायनिक उर्वरक का भूजल का अत्यधिक दोहन होना। H/V बीज जो उच्च उपज तो दिया, और इसमें रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज्यादा अधिक उपयोग किया गया, और भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ, यानी कि हम लोग नलकूप का खूब उपयोग किए, जिससे भूजल का स्तर नीचे गिर गया, और इससे मृदा की उर्वरकता घटी और जल स्तर नीचे गिरा। मृदा की उर्वरकता भी घटी, क्योंकि हम लोग एक लिमिट के बाद जब ज्यादा रासायनिक खाद डालते हैं खेत में, तो मृदा की उर्वरकता घट जाती है। ये था मेंस प्रैक्टिस का क्वेश्चन था दोस्तों। आइए हम लोग कुछ प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, MCQ। इसमें जब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कार्यशील पूंजी मैंने आपको बताया था, जो हमें जो खत्म हो जाता है, जो स्थिर नहीं होता है। तो ट्रैक्टर और नलकूप, मैंने बताया था कि एक बार जब ट्रैक्टर हम लोग खरीद पाएंगे, तो ये नहीं है कि उसको आज खरीदे तो कल उसको हटा के दूसरा खरीदना पड़ेगा, ये नहीं होता है। इसमें ट्रैक्टर नहीं है तो उसको 10 साल, 20 साल, 50 साल तक ट्रैक्टर चलेगा, यानी कि यह कार्यशील पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है, यह अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। दूसरा है कच्चा माल या नकद पैसा। हाँ, ये इसका सही आंसर है। जैसे हम बताया था, कार्यशील पूंजी जो खत्म हो जाता है उपयोग करने के बाद, तो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, एक बार उसको अगर हम उपयोग किए तो वो खत्म हो जाएगा। और पैसा, इसका सही आंसर बी होगा। कच्चा माल और नगद पैसा उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हो गए कार्यशील पूंजी। इसका तीसरा ऑप्शन था कारखाने या भवन, पर ये नहीं होगा। तो मैंने बताया था आपको कि कारखाना एक जगह अगर स्थापित कर दिए तो वो कुछ वर्षों तक चलेगा। चौथा ऑप्शन था थ्रेशर मशीन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब एक बार थ्रेशर मशीन खरीद लिए तो उसका उपयोग हम लोग 10 साल, 20 साल, 50 साल तक कर सकते हैं, तो वो हो गया अस्थायी पूंजी हो गया। तो चैप्टर आज खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग कल नए चैप्टर के साथ।